अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अर्तुगरुल ड्रामा सीरियल को डिस्कस किया था और इस वीडियो के अंदर वादे के मुताबिक हम अर्तुगरुल की एक क्विक हिस्ट्री देखेंगे और दूसरे सेक्शन के अंदर हम ये बातें डिस्कस कर रहे होंगे कि ये ड्रामा सीरियल पाकिस्तान में क्यों दिखाया जा रहा है। स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री ऑफ अर्तुगरुल, जिसे हमारे यहाँ कुछ लोग अर्तुरुल भी कह रहे हैं। ये दरहकीकत अर्तुगरुल है, जिसका मतलब होता है का मतलब होता है जानदार, जवान, जांबाज, और तुगरल का मतलब होता है शाहीन या फिर उकाब। तो कंबाइन टुगेदर इस नेम का मतलब आपको पता चलता है वो है जांबाज, शाहीन, जानदार, उकाब, जवान, उकाब। ये नेम तुर्की में काफ़ी कॉमन है, जिस तरह टर्किश प्रेसिडेंट का नेम है अर्दोगान, वो भी बड़ा कॉमन नेम है। इसका मतलब है जवान आदमी। बाय द वे, हमारे अल्लामा इकबाल शायर मशरिक भी तुर्की से और मौलाना रूमी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, तभी हमें अक्सर अल्लामा इकबाल के अशआर के अंदर शाहीन का और उकाब का ज़िक्र मिलता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो इस तरह हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देखें तो अल्लामा इकबाल के अशआर के अंदर भी आपको शाहीन का या उकाब का ज़िक्र मिलता है, जो ज़ाहिर है उनकी तुर्की से उनका इंटरेस्ट की वजह से वो शायद इनके अशआर में इसका ज़िक्र नज़र आता है। अर्तुगरुल बिल्कुल अपने नाम के मानिंद एक जांबाज लीडर और एक जानदार सिपाही थे। उनकी वजह शोहरत ये है कि ये उस अज़ीमुश्शान इस्लामी सल्तनत के जद्द अमजद हैं जिसने आने वाले दौर में 625 साल तक दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की। गो के अर्तुगरुल खुद सल्तनत उस्मानिया के बानी नहीं हैं, लेकिन जहाँ से सल्तनत उस्मानिया शुरू हुई वहाँ तक लाने में अर्तुगरुल का इंतहाई अहम किरदार था। 13वीं सदी का फर्स्ट हाफ, ये बात उस वक्त की है जब मंगोलों के हमलों के बाद तुर्क कबाइल को हिजरत करना पड़ी, और इन हिजरत करने वाले कबाइल में अर्तुगरुल का काई कबीला भी शामिल था, जिसका सरदार अर्तुगरुल के वालिद सुलेमान शाह खुद थे। सुलेमान शाह की हादसाती मौत के बाद अक्सर काई कबीला मुंतशिर हो गया, और जो पीछे कुछ बचे कुचे 400 ख़ानदान थे वो अर्तुगरुल की सरदारी में एक बेहतर जाए पनाह की तलाश में दर दर घूमते रहे। और सल्जूकी सल्तनत में दाखिल होने पर उन्होंने देखा कि 2 गैर मुतवाज़न फ़ौजें आपस में लड़ रही हैं। उनमें एक फ़ौज इंतहाई कमज़ोर है और दूसरी खासा ताकतवर। ये सब देखकर कबीले के सरदार अर्तुगरुल ने कमज़ोर वाली फ़ौज का साथ देने का फ़ैसला किया, और ये साथ इस भरपूर तरीके से दिया कि दूसरी फ़ौज को मैदान छोड़कर जाना पड़ा। दर हकीकत अर्तुगरुल के इस फ़ैसले ने आने वाली कई सदियों की तारीख बदल दी। जंग के इख्तिताम पर अर्तुगरुल को मालूम हुआ कि जिस फ़ौज का उसने साथ दिया था वो सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी की फ़ौज थी, जिसे तातारी मंगोलों की एक फ़ौज ने घेरे हुए था। अर्तुगरुल के इस कारनामे पर सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी ने अपनी सल्तनत में एक इलाका अर्तुगरुल को दे दिया, जहाँ पर ये काई कबीला जा बसा और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर अपनी साख को मजबूत किया और साथ साथ सुल्तान का एतमाद भी बहाल रखा। जहाँ एक तरफ सल्जूकी सल्तनत अपना ख़जाना ख़त्म होने पर इख्तिताम पर थी, वहीं दूसरी तरफ अर्तुगरुल ने उस इलाके में अपनी अच्छी साख्त बना ली थी, अपने कदम जमा लिए थे। उसने सल्तनत का हमेशा साथ दिया और कई जंगों में सुल्तान के नायब की हैसियत से भी जंगें लड़ी। सल्जूकी सल्तनत के इख्तिताम और अर्तुगरुल की मौत के बाद अर्तुगरुल के बड़े बेटे उस्मान इक़्तिदार में आते हैं और अपनी नई सोच से अपने कबीले को उठाकर एक दुनिया की अज़ीमुश्शान सल्तनत की बुनियाद रखते हैं, जिसे बाद में दुनिया सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानती है। सल्तनत उस्मानिया की कामयाबी की एक बड़ी वजह उनके एक के बाद एक आने वाले कामयाब और जांबाज सुल्तान भी हैं, जिन्होंने सल्तनत के एक्सपेंशन में अपने अपने किरदार अदा किए। स्टार्टिंग फ्रॉम अर्तुगरुल, कि पहले अर्तुगरुल ने बुनियाद रखी उस जगह तक लाने में,
फिर उस्मान खान ने उस सल्तनत की बुनियाद रखी, फिर उनके बेटे और खान, फिर मुराद, फिर बयाजीद एंड सो ऑन। एक के बाद एक ये इतने जांबाज और काबिल हुक्मरान थे, काबिल सुल्तान थे कि इनकी फतूहात की बिना पर ये सल्तनत उस्मानिया इतनी बड़ी हो गई कि इसके इख्तिताम पर जब 1923 में सल्तनत को ख़त्म किया गया तो ये इतनी बड़ी थी कि इसमें से आज के 40 ममालिक बसते हैं। हिजाज़ मुक़द्दसा यानी मदीनतुल मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा, ये दोनों मुक़द्दस मकामात भी सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत के अंदर आते थे, इनके ही कंट्रोल में थे। सल्तनत उस्मानिया वैसे तो 13वीं सदी के स्टार्ट तक वजूद में आ चुकी थी, लेकिन उस्मानी सुल्तानों ने अपनी सल्तनत की तारीख जो शुरू की वो की 14वीं सदी के शुरू से, यानी 1300 से, 1300 ईस्वी से। ये वो सदी थी जब ईस्वी कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर दोनों के साल एक साथ चल रहे थे, यानी ईस्वी कैलेंडर जो था वो 1299 से 1300 में दाखिल हुआ और जो हिजरी कैलेंडर था वो 699 से 700 में दाखिल हुआ। तो इस तरह इस पूरी सदी में जो 14वीं सदी थी उसमें हिजरी और ईस्वी कैलेंडर दोनों के साल साथ साथ चलते रहे। ऐसा करने की शायद एक वजह ये भी थी कि उन्होंने अपनी जो सल्तनत की तारीख है वो 14वीं सदी से शुरू की। खैर, सल्तनत उस्मानिया के उरूज व ज़वाल की दास्तान को और उनकी 650 साला हुकूमत को एक अंग्रेज़ हिस्टोरियन ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कुछ यूँ दर्ज किया। वो कहती हैं, ऑटोमन एम्पायर इज़ अ स्टोरी ऑफ अ जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम अ ड्रीम एंड एंडिंग अपॉन अनदर ड्रीम। ये सल्तनत सुल्तान उस्मान खान के मशहूर ख्वाब से शुरू हुई और बिलाखिर 1923 के अंदर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के उस मशहूर ख्वाब पर ख़त्म हुई, जिसके अंदर उन्होंने आने वाले तुर्की का नक्शा पेश किया था। बाय द वे, हिलाल चांद जो आज भी तुर्कों की अज़मत का निशान समझा जाता है, तुर्की के झंडे के ऊपर भी आवेज़ा है, वो दर हकीकत सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी की सल्तनत का निशान था, जो कि अर्तगरल ने अडॉप्ट किया, वहाँ से सल्तनत उस्मानिया में चलता आया और आज मौजूदा तुर्की का ये निशान है। खैर, ये तो हुई बात माजी की, जिसके अंदर हमने एक अर्तगरल की क्विक हिस्ट्री देखी है, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्तगरल टिल द एंड ऑफ सल्तनत उस्मानिया। नाउ हम थोड़ी सी हाल की बात कर लेते हैं कि हाल के क्या हालात हैं। देखें, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये तीनों वक्त की लड़ी में पिरोए हुए मोतियों की मानंद हैं कि माजी में जो जो हालात व वाक़यात पेश आए होते हैं वो वजह बनते हैं मौजूदा हाल में होने वाली चीज़ों के। अब ये ड्रामा दिखाने की वजह क्या है? ये ड्रामा दिखाने की वजह माजी में 100 साल पहले होने वाला वो मशहूर व मारूफ मुआहदा, जिसमें तुर्की के ऊपर मुताद्दिद पाबंदियाँ लगा दी गई, तुर्की को एक सेक्युलर रियासत बना दिया गया, तुर्की पर अपने जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके लिए वो ड्रिलिंग नहीं कर सकते, ऑयल की ड्रिलिंग नहीं कर सकते, उनकी जो पोर्ट है वहाँ से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह की बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। वो पाबंदियाँ जो 1923 में होने वाले मुआहदे की वजह से उन पर अप्लाइड है। अब चूँकि ये मुआहदा 100 साल बाद ख़त्म हो रहा है तो ये तमाम पाबंदियाँ भी तुर्की से ख़त्म हो रही हैं। अब टर्किश प्रेसिडेंट अर्दगान ये चाहते हैं कि तुर्की पे पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद वो एक मुस्लिम इत्तेहाद कायम करें और मुसलमानों को याद दिलाएं उनका खोया हुआ मकाम। पिछले कुछ सालों से ये देखने में आया है कि अर्दगान बड़ा ही एक्टिवली और बड़ा ही ओपनली मुस्लिम कंट्रीज़ की हिमायत करते नज़र आते हैं, जबकि पाकिस्तान, मलेशिया समेत तमाम मुस्लिम ममालिक से उनके काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं। और ये ड्रामा भी शायद उसी मुस्लिम इत्तेहाद कायम करने के सिलसिले की एक कड़ी साबित हो सकता है। अर्तगरल ड्रामा सीरीज़ अगर आपने देखी हो तो आप नोट करेंगे कि इसके स्टार्टिंग के 2 सीरीज़ के अंदर सिर्फ स्टोरी, प्लॉट और अर्तगरल के कैरेक्टर को बिल्ड किया गया है। असल कहानी शुरू होती है सीज़न 3 से, जहाँ पर आप अर्तगरल के डायलॉग्स में ये बात नोट करेंगे कि उसके डायलॉग्स में वो बातें रिपीट हो रही हैं जो तमाम बातें अर्दगान अपनी स्पीचेस के अंदर करते आए हैं। देखने वाले बज़ाहिर तो सिर्फ ये एक ड्रामा ही देख रहे हैं, लेकिन इस ड्रामा से उनके दिमाग में बड़ी पुख्ता वैल्यूज़ डेवलप की जा रही हैं कि मुसलमान क्या थे, मुसलमान अब क्या हैं, और अगर मुस्लिम इत्तेहाद कायम होता है तो फ्यूचर में मुसलमान क्या कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान चूँकि इस बयानिए के, इस नैरेटिव के हक़ में हैं,
तभी वो बड़ा ओपनली इस ड्रामा को प्रोपागेट करते भी नज़र आते हैं और उन्होंने ये रेकमेंड भी किया पूरे पाकिस्तान को कि हम ये ड्रामा देखें। ना सिर्फ अर्तगरल बल्कि इमरान खान ने हमें एक और ड्रामा भी रेकमेंड किया है और एक और बुक भी रेकमेंड की है कि हम पढ़ें। ड्रामे का नाम है यूनुस एमरे और बुक का नाम है द लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री। इन दोनों चीज़ों के रिव्यूज़ भी इसी चैनल के ऊपर पोस्ट कर दिए जाएंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस वीडियो से इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।